ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को गौरीशंकर राजहंस जी से आगे बढ़ाते हैं। सर, 1950 की ट्रीटी जो कि नेहरू के ज़माने में हुआ था, और कहा जाता है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, कहीं न कहीं उसमें नेहरूवियन पॉलिटिक्स की झलक दिखती है कि नेहरू का जो एक ऑरा होता था लोगों के बीच, राजनेताओं के बीच, वही ऑरा कमोबेश इस प्रधानमंत्री में भी इस बार दिखा है। और साथ ही नेहरू के द्वारा जो किए गए ट्रीटी है 1950 की, उसको रिवाइज करने की भी बात हो रही है कि भाई आप आइए, खुले दिल से मेरे साथ बैठें और हम लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। तो क्या उसको रिवाइज करना या उस ट्रीटी को नए सिरे से डिफाइन करना, क्या ये सही होगा? और अगर सही होगा तो उसमें भारत को अपने इंटरेस्ट को कहाँ तक देखना चाहिए? भारत और नेपाल में जो ज़्यादा गलतफहमी हुई वो 1950 की ट्रीटी को लेकर के हुई, और जो लोग भारत के दुश्मन थे उन्होंने नेपाली लीडरों को ये समझाना शुरू कर दिया कि इस ट्रीटी के कारण तो तुम सेकंड क्लास के कंट्री बन जाओगे, हिंदुस्तान के सैटेलाइट बन जाओगे, इसलिए इस ट्रीटी को ख़त्म करो। कसमकस तब से चलती रही, लेकिन बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठा लिया। कहा भाई हम 1950 का ट्रीटी यदि आपको सूट नहीं करता है, ख़त्म करो इसको, या नहीं ख़त्म करो तो इसको चेंज करो। जहाँ जहाँ चेंज करोगे मैं दस्तखत कर दूंगा, हमें कोई इतराज़ नहीं है, एक ब्लैंक चेक मैं आपको देता हूँ। ऐसी बात तो किसी लीडर ने पहले कभी नहीं की थी। लेकिन ट्रीटी में जो चेंज हो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नेपाल के लोग बड़े सीधे साधे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के टेररिस्ट नेपाल होकर के तराई के क्षेत्र में आ जाते थे, फिर दिल्ली आ जाते थे, कश्मीर चले जाते थे, उपद्रव करते थे। नेपाल की सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि अब कोई भारत के हित की रक्षा होगी, कोई टेररिस्ट यहाँ नहीं आएगा, और हर एक के जो कि पाकिस्तान होकर आएगा उसके बैगेज की जांच होगी कि वो जाली नोट तो नहीं ला रहा है, वो बम तो नहीं ला रहा है, पिस्तौल तो नहीं ला रहा है। तो दोनों देशों के हितों का दोनों को ख्याल रखना होगा। हम भारत के लोग ज़रूर चाहेंगे कि नेपाल के लोगों का बहुत ही ज़्यादा नेपाल के लोगों की समृद्धि हो, लेकिन नेपाल के लोग या नेपाल की सरकार को भी ये देखना होगा कि कहीं भारत के हित में अनहित नहीं हो जाए, कहीं गलती से भी अनदेखी के कारण भी नहीं हो जाए। तब है कि धीरे धीरे ये संबंध मजबूत होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संबंध बहुत मजबूत होगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध बहुत अधिक मधुर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, वहाँ पिछले दिनों में क्या हुआ कि वहाँ एक धीरे धीरे जो पॉपुलेशन में चेंजेज आया है, जो मधेसी लोग हैं, जो अपने इंडियन मूल, मैं जानता हूँ मधेसी, हाँ, वो मधेसी लोग वहाँ जा गए हैं, और कहीं ना कहीं अब वो एक तरह से राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो चुके हैं उस स्टेट में। तो उनके भी इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं देखना होगा, उस हिसाब से भी उसको एक रिव्यू लेना होगा उसको लेके। मधेसी के पहले नेता थे, अब वो मर गए, नाम भूल गया मैं, गजेंद्र सिंह, शायद आपको नहीं पता होगा। वो मेरे घर पर भी बराबर आते थे और कहते थे कि हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। मधेसी तो ज़्यादातर तराई के क्षेत्र में ही हैं। कहते थे कि पहाड़ पर रहने वाले लोग अपने को बादशाह समझते हैं। उस समय वहाँ पर राजशाही थी और हम लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। इसलिए आप लोग भारत में ऐसा वातावरण पैदा कीजिए जिससे मधेसियों को वहाँ न्याय मिले, सरकार में जगह मिले, सिविल सर्विस में जगह मिले। ये चलता रहा। उसके बाद तो वहाँ माओइस्ट आंदोलन हो गया, लेकिन मधेसियों का श्रेय अब पहले से कुछ ज़्यादा हो गया है। इसलिए जो भी नई सरकार है, भारत सरकार उनसे निवेदन करेगी कि मधेसियों की इंटरेस्ट को देखिए। ये आपके ही लोग हैं, अलग लोग नहीं हैं। आप यदि गए होंगे नेपाल
तो ओपन बॉर्डर है, लोग जब चाहे जा सकता है, जब चाहे आ सकता है। और शादी ब्याह तो नेपाल और भारत के बॉर्डर के लोगों में होता ही रहता है। ललित बाबू की एक दादी थी नेपाल की, आपको नहीं पता होगा। तो उस क्षेत्र में लोगों का शादी ब्याह होता रहता है और आवागमन लगा ही रहता है। उधर ये तराई के लोगों की इकोनॉमी बिल्कुल भारत के इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। सब चीज़, चाहे खेती हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, दोनों तरफ के लोग एक ही हैं। इसलिए इस संबंध को मजबूत करना होगा। अब मधेशियों के इंटरेस्ट को देखना होगा, इसको नेगलेक्ट नहीं करना होगा। सर, एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि एक चाइना का धीरे धीरे एक वर्चस्व बढ़ रहा था जो एशिया में, और धीरे धीरे चाइना आपके नज़दीक आ रहा था, चाहे ट्रेड को भी लेके, और कहीं ना कहीं आपको आंखें भी दिखा रहा था। अभी जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अब दूसरी यात्रा है, ये पहले भूटान फिर नेपाल, तो इस तरह से दो धरती आपके साथ है अब माना जाए तो इस तरह से चाइना को लेकर जो हमारी रणनीति थी उसमें हम क्या अब सबल हो पाए हैं? चाइना को लिए आप दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, भूटान और नेपाल को, या दो आपके फेवर के कंट्री हैं जो कहीं ना कहीं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं हमारी विदेश नीति के तौर पे? ऐसा है कि चाइना तो इस पूरे रीजन में छा गया था। भूटान को तो उसने अपने जेब में ले लिया था और उसको एक प्रॉमिस किया था कि हम तुमको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना देंगे। भारत बार बार कहता था कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कहाँ से सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना सकेगा, इंडिया तो बन ही नहीं सका, आपको कहाँ से बना सकेगा। बाद में जब भूटान को इंडिया ने समझाया तो भूटान रास्ते पर आया और अब तो भूटान के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही प्लेजेंट हैं। ये हमारी यूपीए सरकार की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने नेपाल को नेगलेक्ट किया। नेपाल को नेगलेक्ट किया, इसी कारण चीन वहाँ छा गया नेपाल में। चीन ने लहासा से काठमांडू तक रेल लाइन बिछा दिया और वहाँ के कई प्रोजेक्ट्स चाइना चला रहा है। नेपाल की इकोनॉमी में चाइनीज़ गुड्स छाए हुए हैं। अब जब नेपाल को ये महसूस हो जाएगा, जब ये चाइना को ये महसूस हो जाएगा कि ये दोनों देश भारत के साथ हैं, तो वो भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। एक बात। दूसरी बात है, हम चाइना से रिलेशन नॉर्मल रखना चाहते हैं, लेकिन चीन के इतिहास को पढ़िए। चीन हमेशा से विस्तारवादी देश रहा है, वो घुसपैठ करता है और एक बार यदि कोई टेरिटरी ले लेता है तो उसे जल्दी नहीं छोड़ता है। 1962 के बाद उसने 4000 वर्ग मील ज़मीन हमारी ले ली और कहा कि आज समझौता करते हैं, आज इस पर बात करते हैं। आज तक नहीं किया। चाइना नेपाल से तुरंत नहीं हटेगा, लेकिन जब नेपाल की जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि भारत हमारे साथ है, हमारे इंटरेस्ट को देख रहा है और भारतीयों के खून में भी, भारतीयों के रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है, हम एक ही स्पेसीज के लोग हैं, तब निश्चित रूप से नेपाल भारत के बहुत करीब आ जाएगा और चाइना इस क्षेत्र के दूसरे देशों को आंख नहीं दिखा पाएगा। बात केवल नेपाल और भूटान की नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता प्राप्त की है। सुषमा स्वराज को बांग्लादेश भेज के, बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो रहा था, अब वह पूरी तरह भारत के साथ हो गया है। इसलिए बांग्लादेश का भी आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस रीजन के देश यदि आ जाएंगे तो चाइना हमें बहुत तंग नहीं कर पाएगा। अब तो श्रीलंका भी हमारे साथ आने को तैयार है, अमेरिका आने को तैयार है। अमेरिका अब नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है, जो पहले
नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं दे रहा था। इसलिए नरेंद्र मोदी की कूटनीति या विदेश नीति निश्चय ही बहुत सफल है, बहुत सक्सेसफुल है। ऐसी सफल कूटनीति न तो नेहरू की थी, न इंदिरा गांधी की थी। सर, ये बातचीत काफ़ी अच्छी रही।